आज इंडियन मार्केट के लिए एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आरबीआई ने आज लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए रेपो रेट कम कर दिया। लेकिन आज के मार्केट का रिएक्शन पॉजिटिव नहीं रहा। इसलिए कुछ सवाल लॉजिकल आ जाते हैं। सबसे पहला, आरबीआई ने क्या अनाउंस किया? दूसरा, निफ्टी 50 ने पॉजिटिव रिएक्शन क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपने देखा मार्केट में तो तेजी आई नहीं ना, मार्केट निगेटिव बंद हुआ। तीसरा, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हो सकता है रेपो रेट कट का, जो अगेन आपके मन में सवाल होगा। चौथा, सबसे कॉमन सवाल, कौन से सेक्टर को यानी किस शेयर को इस पॉलिसी का ज्यादा फायदा मिलेगा? तो सारे सवाल को वन बाय वन कवर करने वाले हैं, ठीक है। और फाइनली पूरी पॉलिसी का एक प्रैक्टिकल और सिंपल कंक्लूजन बताएंगे, यानी जब तक वीडियो लास्ट नहीं देखेंगे आप सही तरीके से फायदा नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि मार्केट नीचे क्यों गया जब रेपो रेट कट हुआ, या फिर आप ये समझना चाहते हो कि अब कौन से सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो संजय मल्होत्रा जी की लीडरशिप में आई नई मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन पर और उसके मार्केट इंपैक्ट के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं आरबीआई के लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीट में क्या अनाउंस हुआ है, तभी आगे के सिनारियो को समझ पाएंगे, क्योंकि टैरिफ का बुखार अभी तक नहीं उतरा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको हम एमपीसी कहते हैं, उन्होंने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कट की है। अब रेपो रेट 6% है। साथ ही आरबीआई ने पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल से एकोमोडेटिव में बदल दिया है। अब इसका क्या मतलब है? तो जब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करती है तो वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही डिसाइड नहीं करती, बल्कि एक पॉलिसी स्टांस भी डिसाइड करती है, डिक्लेयर करती है। ये स्टांस मार्केट और इन्वेस्टर को ये बताता है कि आरबीआई का अप्रोच क्या होगा, ग्रोथ को प्रायोरिटी मिलेगी या इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएगी। तो आरबीआई ने अभी एकोमोडेटिव स्टांस लिया। इसका मतलब यह है कि आगे चलकर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को या तो कम करेगी या फिर कम से कम बढ़ाएगी तो नहीं, जो आपके चेहरे पर स्माइल आ सकती है। तो मोटा मोटी इस स्टांस का प्राइमरी फोकस होता है ग्रोथ को सपोर्ट करना, स्पेशली जब इकोनॉमी स्लो हो रही हो। तो ये तो और भी पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। फिर क्यों नहीं गया मार्केट, इसका भी जवाब दूंगा थोड़ी देर में। उससे पहले आरबीआई के पॉलिसी के की हाईलाइट को देख लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबी होगी, बस की हाईलाइट बताएंगे। तो की हाईलाइट ये है कि रेपो रेट घटा दिए गए हैं, जो पहले 6.25% था अब 6% हो गया है। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अब 6.25%। इसका मतलब है बैंक को अगर इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो उन्हें 6.25% इंटरेस्ट देना पड़ेगा आरबीआई को। ये रेपो रेट 6% से 6 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है, विच इज स्टैंडर्ड, मतलब सही है। पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल से एकोमोडेटिव कर दिया गया है, जिसका मतलब मैंने बता दिया कि भैया इसका अर्थ है कि इंटरेस्ट रेट घटेगा, और अगर ना भी घटे तो कम से कम बढ़ेगा नहीं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीडीपी प्रोजेक्शन 6.5% है, जो कि पहले 6.7% था, यानी थोड़ा घटा है जीडीपी को। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इन्फ्लेशन फोरकास्ट 4% है। इन्फ्लेशन टारगेट से नीचे है क्योंकि फूड प्राइस में काफ़ी गिरावट आई है। वैसे क्या आपको लगता है फूड प्राइस सस्ते हुए हैं? कमेंट में बताइएगा, मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं से सस्ते हुए हैं। फॉरेक्स रिजर्व 676.3 बिलियन डॉलर, जो कि इनफ है 11 मंथ के इंपोर्ट को कवर करने के लिए। रियल एस्टेट, डिजिटल पेमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए नई गाइडलाइन आई है। ये डिसीजन एक ऐसे टाइम पर लिया गया है जब ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है और इंडिया में भी ग्रोथ थोड़ी सी सॉफ्ट होती जा रही है, जो आपको रियल एस्टेट में दिख रही होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आरबीआई ने रेपो रेट कट किया तो निफ्टी 50 ऊपर क्यों नहीं गई, मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया? रेट कट तो गुड न्यूज होती है ना। तो इसका शॉर्ट आंसर है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इसको आसान भाषा में समझाता हूं। रेपो रेट जरूर पॉजिटिव हुए, लेकिन मार्केट में अदर फैक्टर इस पॉजिटिव न्यूज पर भारी पड़ गए। अब कहोगे अदर फैक्टर क्या है? तो पहला है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी डोमिनेट कर रही है। यूएस ने रिसेंटली इंडिया के एक्सपोर्ट पर 26% टैरिफ लगा दिया। ये रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अनाउंस हुआ, राइट? और अब उसका एक्चुअल इम्पैक्ट दिख रहा है। वैसे ट्रंप पर मैंने एपिसोड 1, एपिसोड 2, 3, 4 वीडियो बना दिए, प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्प होगी। और अब सिर्फ इंडिया ही नहीं, चाइना को भी यूएस ने हिट किया। रिसेंटली यूएस ने चाइना ईवी पर 104% का टैरिफ इम्पोज किया। तो अब सोचिए कि किसी प्रोडक्ट पर 100% से ज़्यादा टैक्स लगना मतलब इफेक्टिवली यूएस प्रोडक्ट को अपने डोमेस्टिक मार्केट से बाहर निकाल देना। 100 का माल 200 में कौन लेगा? इतना महंगा, बराबर ना? इंडिया के केस में 26% टैरिफ।
तो डायरेक्टली एक्सपोर्ट सेक्टर को हर्ट करता है। इससे नेट एक्सपोर्ट गिरते हैं और अल्टीमेटली जीडीपी ने नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन ट्रंप एक खुद अनसर्टेनिटी वाले व्यक्ति है जिनका कुछ भी कहना मुश्किल है। आज चाइना पे लगाया, कल इंडिया पे लगा दे, कौन भरोसा है। फार्मा पे बोला था, आज फिर सुबह में बोल दिया फार्मा पे लगाने वाले, आपको पता होगा ना। दूसरा फैक्टर, ऑलरेडी प्राइस इन मार्केट, पहले से एक्सपेक्ट था कि आरबीआई रेट कट करेगा। तो जब मार्केट को पहले से पता होता है और वही चीज होती है तो कोई कहानी नहीं होती। तो जब एक्चुअल कट आया तो ट्रेडर ने सेल द न्यूज वाली स्ट्रेटजी फॉलो की, यानी जब कंफर्मेशन मिली प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, खेल खत्म। ब्रॉडर इकोनॉमिक कंसर्न, लोअर इंटरेस्ट रेट में भी, जी हाँ, अगर डिमांड नहीं आई या ग्लोबल स्लो डाउन हो गया तो ग्रोथ को झटका लगेगा। और आरबीआई ने खुद भी प्रोजेक्शन को भैया बहुत ही सतर्कता के साथ लिया है। जीडीपी का ग्रोथ रेट 6.5% फॉरकास्ट किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, जो कि 7.2% से काफ़ी कम है, जो पिछले साल इन्होंने उम्मीद किया था। इसलिए मार्केट ने ये पॉलिसी को शॉर्ट टर्म में कहा भैया सतर्कता से लो, लॉन्ग टर्म के लिए न्यूज़ पॉजिटिव है। आई बात समझ में? तो शॉर्ट टर्म अलग, लॉन्ग टर्म अलग। तो अगर हम ब्रॉडर पिक्चर देखें तो रेपो रेट कट का मतलब होता है कि लोन सस्ते हो जाते हैं। बैंक अपने कस्टमर को लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं, चाहे होम लोन हो, ऑटो लोन हो या बिजनेस लोन हो, जिससे डिमांड बढ़ने लगती है। जैसे प्राइवेट कंजप्शन में भी बूस्ट आता है, राइट, धंधा बढ़ता है, ऑटो का धंधा बढ़ेगा, रियल एस्टेट का धंधा बढ़ेगा, राइट है। जो बिजनेस करने वाले हैं उनको लोन मिलेगा तो उनका धंधा बढ़ेगा। क्रेडिट ग्रोथ क्या होगी? इंप्रूव होगी, स्पेशली एमएसएमई और हाउसिंग सेगमेंट में तो इंप्रूव होगी। अब इससे एक फायदा और होगा, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिवाइवल का चांस मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहां रिवाइवल के साइन ऑलरेडी दिखा रहा है, वहां इन्वेस्टमेंट आ सकती है और वो इन्वेस्टमेंट और बढ़ के आ सकती है, बराबर है ना। लेकिन सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपने ये हफ्ते देखा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कल रात में यूएस मार्केट में क्या हुआ? पहले तेजी हुई, गैप अप खुला, फिर नीचे गिरा और फिर गिरता ही चला गया। तो जो गैप अप था वो भी खत्म किया और मंदी में बंद हुआ। तो मार्केट इतना हाई वोलाटाइल है, तो सेफर इन्वेस्टमेंट में भैया पैसा डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे फिक्स डिपॉजिट, एफडी में आपको गारंटीड रिटर्न मिलते हैं, चाहे मार्केट कुछ भी हो। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, बड़े बैंक का एफडी रेट काफ़ी लो होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? स्टेबल मनी ऐप। इस ऐप के थ्रू आप उन बैंक के एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो जो अप टू 9.10% तक इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो इंडिया की हाईएस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट में आता है। और हाँ, हर एफडी 5 लाख तक DICGC इंश्योर्ड होती है, जो कि आरबीआई की सब्सिडरी है। तो आप क्या हुए? बिल्कुल सेफ हुए। कुछ एफडी पर आपको इंस्टेंट विड्रॉल का ऑप्शन भी मिलता है, यानी इमरजेंसी में पैसा तुरंत मिलेगा, जो हर इंसान को चाहिए। स्टेबल मनी पर आप बिना सेविंग अकाउंट खोले मल्टीपल बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये भी समस्या खत्म हो गई। और जैसा कि मैंने कहा, आजकल आरबीआई के रेट कट की वजह से एफडी इंटरेस्ट रेट पर इम्पैक्ट दिख सकता है, जैसा फरवरी में दिखा था। इसका मतलब है कि बैंक अपने जो एफडी इंटरेस्ट रेट है थोड़े दिनों को फिर से कम कर सकती है, कुछ दिनों में कम कर सकती है। तो एफडी करने के लिए देर मत कीजिए, आपके लिए तो भैया फायदेमंद है, अभी ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। तो इससे पहले कि ये घटे, आज का दिन स्टेबल मनी पर 9.10% तक एफडी में इन्वेस्ट कीजिए, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। और अभी समय भी अच्छा है ताकि आप हाई इंटरेस्ट का फ़ायदा ले सकें, हाई रिटर्न उठाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कीजिए स्टेबल मनी ऐप को। एक और रीज़न है मैंने मार्केट से सतर्क रहने को क्यों कहा, ग्लोबल स्लो डाउन, स्पेशली यूएस चाइना ट्रेड फ्रिक्शन और ट्रंप स्टाइल टैरिफ का भैया जो नाटक चल रहा है, वो फुल नाटक है। सब कुछ ग्रोथ के लिए रिस्क बन चुका है। जब यूएस ने चाइना के ईवी पर 104% का टैरिफ लगाया तो सिर्फ चाइना ही नहीं, ग्लोबल ईवी सप्लाई चेन इंपैक्ट होने वाला है। इस तरीके से इंडिया पर भी 26% यूएस टैरिफ का मतलब एक्सपोर्ट कमजोर होगा। इससे नेट एक्सटर्नल डिमांड जीडीपी को खींचकर क्या करेगी? डाउन करेगी। तो यहां तक हम ये समझ चुके हैं कि रेपो रेट की पॉलिसी क्या कर रही है और निफ्टी क्यों गिरा रेपो रेट कट के बाद। लेकिन कुछ सेक्टर हैं जिसको फायदा मिल सकता है। तो जो जो सवाल मैंने शुरू में बोले थे वो मैंने कवर कर लिए। अब मैं आ रहा हूँ सेक्टर पे, जिसमें पहला है बैंकिंग और एनबीएफसी का, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। रेपो रेट कट का सीधा बेनिफिट बैंक को होता है, लेंडिंग रेट कम होती है और लोन डिमांड बढ़ती है। प्राइवेट बैंक और स्ट्रॉन्ग एनबीएफसी जो हाउसिंग एमएससी या कहते हैं कंजप्शन लोन देते हैं, को फायदा मिलता है। दूसरा रियल एस्टेट,
होम लोन इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो लोग बाइंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हाउसिंग अफोर्डेबल होती है, राइट। बायर आते हैं। आरबीआई के अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब हुआ कि रियल एस्टेट डेवलपर के लिए लिक्विडिटी भी बेहतर होगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट यहाँ प्राइम कैंडिडेट बनेगा मेरे दोस्त। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स। आरबीआई ने नन फंड बेस्ड फैसिलिटी जैसे गारंटी और लेटर ऑफ नए नॉर्म लाने की बात की है। इसका मोटिव है इंफ्रा फाइनेंसिंग को स्ट्रीमलाइन करना। इससे कैपिटल गुड्स और इंफ्रा ईपीसी कंप्लायंस को डिमांड मिल सकती है। चौथा कौन सा है? गोल्ड लोन कंपनी। आरबीआई ने गोल्ड बैक लोन के लिए स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की बात की है। इससे क्लैरिटी आएगी और रेगुलेटरी रिस्क कम होगा। मैनापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस जैसे प्लेयर वहाँ इंटरेस्ट ग्रैब कर सकते हैं। और पांचवा, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, डिजिटल पेमेंट और फिनटेक यूपीआई, पर्सन टू मर्चेंट P2M ट्रांजैक्शन लिमिट को रिवाइज करने की परमिशन दी गई। इसका मतलब ये होता है कि फिनटेक यूपीआई प्लेटफॉर्म और पीओएस प्लेयर के लिए पेमेंट वॉल्यूम और मार्जिन इंप्रूव होगा तो उनके प्रॉफिट इंप्रूव होंगे, राइट। तो अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। तो अगर हम पूरी पॉलिसी को एक लाइन में समझें तो आरबीआई ने ग्रोथ पर फोकस करना शुरू कर दिया है, लेकिन सतर्कता के साथ। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, रेपो रेट नीचे आ चुका है, लिक्विडिटी सपोर्टिव बनी रहेगी, लेकिन ग्लोबल हेडविंड्स जैसे ट्रम्प स्टाइल टैरिफ, एक्सपोर्ट स्लो डाउन, इकोनॉमी स्लो डाउन, रिसेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन चैलेंज बने हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट क्या करेगा? डांस करेगा, जिसके बारे में मैंने शुरू में भी बताया कि कल रात में अमेरिका में क्या हुआ। परसों भी वैसा ही कुछ हुआ था, कल भी ऐसा ही हुआ। तो फुल नाटक चल रहा है मार्केट में। तो भैया शॉर्ट टर्म में कॉशन रहिए, ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जहां पर मैंने सेक्टर भी बता दिए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए और एंजॉय कीजिए। भाई को फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।